दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में पुनर्जागरण की। दोस्तों पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतनाएं आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उदाहरणों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए और नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इनसे प्रलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया, जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युगों से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में श्रद्धा, नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार किया। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उसे बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का पुनरुत्थान कर नई चेतना को जन्म दिया। दोस्तों आज हम एक एक करके यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों को जानते हैं। तो दोस्तों पहला कारण है व्यापार तथा नगरों का विकास। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध कायम हुआ और वहाँ की सभ्यता को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विषयक विकास में एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग कटु आलोचक तथा कट्टर विरोधी था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को परिचय दिया। इस प्रकार व्यापारी वर्ग की छत्रछाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। व्यापार के विकास से नए नए शहर बसे। इन शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आते थे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था। विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ। आइए जानते हैं दूसरे कारण को। तो दूसरा कारण है दोस्तों पूर्व से संपर्क। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अरब वाले एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वही अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को फैला रहे थे। अरबन के संपर्क के कारण पश्चिम वालों को अत्यधिक लाभ हुआ। दोस्तों तीसरा है मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। अरबों के ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने पंडित पंथ परंपरा चलाई। इसमें प्राचीनता, प्रामाणिकतावाद की प्रधानता थी। प्राचीन साहित्य को पुनः जीवित करने के प्रयास किए गए। विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। इस विचार पद्धति में अरस्तु के दार्शनिक की प्रधानता थी। दोस्तों चौथा था कागज तथा मुद्रण का आविष्कार। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज तथा मुद्रण का विशेष योगदान है। कागज तथा मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। पुस्तक जन साधारण की भाषा में लिखी गई थी, जिससे ज्ञान और विज्ञान साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिक की कृतित्व से अवगत होने लगे। उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। पांचवा है दोस्तों मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। मंगोल साम्राज्य को कुबलई खां का दरबार पूरा बहुत पश्चिम से विद्वानों का मिलन स्थल था। उनका दरबार देश विदेश के विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से भरा रहता था। इन विद्वानों के बीच परस्पर विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली। यूरोप के यात्रियों ने गन पाउडर, कागज और जहाज कंपास का निर्माण विधि सीखकर अपने देश में अनेक प्रयोग का प्रश्न किया। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य ने पुनः जागरण को आगे बढ़ाने में वाहन का काम किया। छठा है दोस्तों कुस्तुमतुनिया का पतन। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुमतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुमतुनिया ज्ञान का विज्ञान का केंद्र था। कुस्तुमतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों के विजय के बाद कुस्तुमतुनिया का विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण ली। उन्होंने लोगों को ध्यान, प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकर्षित किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यही जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुमतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप और पूर्वी देशों के साथ व्यापार स्थल मार्ग बंद हो गया। जब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा, इस क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन ने अनेक देशों का पता लगाया। सातवां है दोस्तों प्राचीन साहित्य की खोज।
13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसमें पेट्रोक, डांटे और विकन के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथ को विज्ञान भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को अच्छा लगवाने का प्रयास किया। 8वां है दोस्तों, मानववाद विकास का प्रभाव। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता की कृत्रिमता और कोरीय आदर्शों पर आधारित थी। सांस्कृतिक जीवन को मिथ्या बतलाया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालय में यूनान दर्शकों का अध्ययन होता था। रोजगार विज्ञान ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तुर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ। मानववादियों ने चर्च और पादरियों ने कट्टरता का आलोचक किया। 9वां है दोस्तों, धर्मयुद्ध का प्रभाव। लगभग 200 वर्षों तक पूर्व पश्चिम के बीच धर्मयुद्ध चलता रहा। धर्मयुद्ध के युद्ध पूर्वी सभ्यता को प्रभावित हुए। आगे चलकर इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की मजबूती की नुडल रखी। 10वां है दोस्तों, सामंतवाद का ह्रास। प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों और जनसाधारण को स्वतंत्रता चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। सामंती युद्धों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था, किंतु सामंती प्रथा के पतन से जनजीवन संतुलित हो गया। शांति तथा व्यवस्था कायम हुई। शांतिपूर्ण वातावरण से लोगों साहित्य, कला और व्यापार में प्रगति की और ध्यान देने लगे। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। सामंतवाद का राज और महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का विकास था। लोगों ने राष्ट्रीय भावना आई और इस प्रकार यूरोप में जनसाधारण का कायम हुआ।